हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 9th की साइंस का सेकंड लेसन पढ़ रहे हैं। इसमें हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था उसमें हमने प्योर सबस्टांसेस के बारे में पढ़ा, मिक्सचर के बारे में पढ़ा और कोलाइडल, सस्पेंशन एंड ट्रू सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो आज हम इससे आगे ये पढ़ेंगे कि मिक्सचर में से अगर हमें उसके कंपोनेंट्स अलग करने होंगे तो कैसे कर सकते हैं। इसके बहुत सारे तरीके हैं। इवेपोरेशन का जो पहला तरीका है वो है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में हम ऐसे मिक्सचर को सेपरेट करते हैं जिसमें से एक का इवेपोरेशन हो सकता है। जैसे कि हम इंक में से हम वाटर और डाई को इवेपोरेट वाटर को इवेपोरेट करके हमें डाई मिल सकता है। तो इंक एक कोलाइडल सॉल्यूशन है वाटर और डाई का। ठीक है, तो इसे हम कैसे सेपरेट करेंगे, इसके लिए हम एक बीकर में क्या ले लेते हैं, पानी ले लेते हैं और एक वॉच गिलास इसके ऊपर रख देंगे और इसमें थोड़ी सी इंक ले लेंगे। इस बीकर में जो पानी है इसे हमने गर्म करना है, इसे हम गर्म करेंगे। बर्नर द्वारा गर्म करने पर क्या होगा कि ये जो पानी है वो धीरे धीरे गर्म होगा, इसमें से स्टीम बनेगी। जब ये बीकर गर्म होगा, ये स्टीम की गर्मी से ये जो स्याही है इसमें से जो है वो वाटर इवेपोरेट होने लगेगा, वाटर इवेपोरेट होने लगेगा। ठीक है, और धीरे धीरे क्या होगा, पूरा वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगी, डाई आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसे डबल बॉयलर मेथड भी कहते हैं। डायरेक्ट हीट न करके हम इस तरह से इसे हीट करेंगे तो इवेपोरेशन की प्रोसेस से क्या होगा, आपकी जो है डाई वाटर में से अलग हो जाएगी। दूसरा जो तरीका है इसमें सेपरेशन का, पहला तो है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन दूसरा तरीका जो है वो है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है कि हम पूरे मिक्सचर को बहुत तेजी से उसे घुमाते हैं, बहुत तेजी से उसे घुमाया जाता है। सॉल्यूशन को बहुत तेजी से घुमाया जाएगा और फिर क्या होगा कि जो लाइट पार्टिकल्स होंगे वो बीच में इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो हम उस सॉल्यूशन में से अलग अलग कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। इसमें एग्जांपल है, जैसे आपने जो दूध है तो दूध में से जो क्रीम निकलती है तो वो इसी प्रोसेस से निकलती है, सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस से निकलती है। एक जो मशीन होती है, सेंट्रीफ्यूगेशन जो मशीन होती है, उसमें दूध को डाल दिया जाता है और सारा दूध जो है वो उसे बहुत तेजी से घुमाया जाता है और जब तक कि उसका पूरा क्रीम चूंकि लाइट पार्टिकल्स होते हैं, फैट होता है, तो फैट होता है वो बीच में आ जाता है। तो इस तरह से दूध में से क्रीम अलग कर दी जाती है और इसी तरह से हम जो है वो बटर अलग कर सकते हैं। और जो मलाई में से आप मिक्सी में घुमाते हो तो उससे भी बटर निकल जाता है। तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन के एग्जाम्पल हैं। वॉशिंग मशीन में जो ड्रायर होता है उसमें कपड़े सूखते हैं, वो भी इसी मैकेनिज्म पे बेस्ड होते हैं। और इसके अलावा जैसे ब्लड है तो ब्लड के कंपोनेंट्स को अलग अलग किया जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन के मेथड से। कितने कंपोनेंट होते हैं ब्लड में, तो ब्लड में होते हैं 3 कंपोनेंट। There are 3 components of blood. First is plasma, second is WBC and third is RBC. तो इसमें जो प्लाज्मा होता है, जब ब्लड को सैंपल लिया जाता है तो उसे एक मशीन में डाल करके बहुत तेजी से घुमाया जाता है और इससे क्या होता है कि ब्लड अपने कंपोनेंट्स में अलग अलग हो जाता है। तो प्लाज्मा सबसे ऊपर आ जाता है क्योंकि सबसे हल्का होता है और आरबीसी सबसे नीचे आ जाता है। ऐसे ही यूरिन के भी कंपोनेंट्स को अलग किया जाता है। तो ये होते हैं एग्जाम्पल है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के। अगला जो मेथड है आपके पास तो वो है सेपरेशन बाय सेपरेटिंग फनल। तो सेपरेटिंग फनल से हम उन्हीं सॉल्यूशंस को अलग अलग कर सकते हैं, उन्हीं सॉल्यूशंस के कंपोनेंट्स को अलग अलग कर सकते हैं जो इमिसिबल होते हैं। इमिसिबल माने आपस में घुलते नहीं हैं। तो जैसे पानी और तेल में से अगर हमें पानी और तेल अलग अलग करना है तो उसके लिए
सेपरेटिंग फनल वाला तरीका कारगर होता है। तो ये है जैसे एक सेपरेटिंग फनल, ये एक सेपरेटिंग फनल है, इस टाइप का कुछ है और जैसे ऐसा है, और यहाँ पे एक स्टॉप कॉक इस पे लगा देते हैं। स्टॉप कॉक यानी कि जैसे एक नल टाइप का खोलने बंद करने के लिए, और ये ऊपर से इस तरह का कुछ होता है और ये फनल है। इसमें हम उस सॉल्यूशन को डाल देंगे जिसमें जो एक इमिजिबल है। अब चूंकि इमिजिबल है तो क्या होता है, कभी आपने देखा होगा कि एक गिलास में थोड़ा सा पानी लेना और थोड़ा सा उसमें ऑयल डाल देना, तो आप क्या देखोगे कि ऑयल जो है पानी के ऊपर तैरता है, मतलब क्लियरली विजिबल होते हैं ऑयल एंड वाटर, आपस में घुलते नहीं। आप कितना भी घुलाने की कोशिश करो वो घुलेंगे नहीं आपस में। तो तेल जो है ऊपर रहता है। तेल ऊपर क्यों होता है, क्योंकि तेल की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है बजाय पानी की, ठीक है। तो जिसकी ज़्यादा डेंसिटी होगी वो नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ऑयल ऊपर तैरता है। अब हमें क्या करना है, ये है ऑयल और ये है वाटर। इसमें से इसको निकालने के लिए यहाँ पर हम एक बीकर रख देंगे और यहाँ से हम स्टॉप जो कॉक है उसे हम ऐसे खोलेंगे और यहाँ से जो है ये वाटर नीचे गिरेगा, ठीक है। ये तब तक हम इसे खोले रखेंगे जब तक कि पानी पूरा नीचे नहीं आ जाता है, उसके बाद हम इसे बंद कर देंगे। तो इस तरह से पानी और तेल अलग अलग हो जाएंगे। ऐसे ही आयरन मेटल को जो है आयरन ओर से अलग किया जाता है। आयरन का जो ओर होता है वो क्या होता है, वो नेचर में मिलता है ना, तो इम्प्योर फॉर्म में मिलता है, ऐसे प्योर आयरन के रूप में नहीं मिलता है, इम्प्योर फॉर्म में मिलता है। तो उसको मेल्ट करके उसमें क्या करते हैं, जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इम्प्योरिटीज़ ऊपर ऊपर होती हैं और प्योर आयरन नीचे होता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सेपरेटिंग फनल मेथड से आयरन ओर से जो है आयरन को क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। अगला जो मेथड है वो है सब्लिमेशन मेथड, ठीक है, सेपरेशन बाय सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन आपने फर्स्ट लेसन में पढ़ा था कि सब्लिमेशन में क्या होता है कि कोई भी जो मैटर होता है, कोई भी एलिमेंट होता है, वो गर्म करने पर सीधे क्या होता है, अपनी स्टेट जो है वो जैसे सॉलिड है तो सीधे गैसियस स्टेट में बदल जाएगा, लिक्विड में नहीं बदलेगा, ठीक है। इसे हम क्या कह रहे थे, सब्लिमेशन कह रहे थे। ये सब्लिमेशन कौन दिखाता है, कैम्फर, नेप्थलीन, इस प्रकार से सब्लिमेशन को शो करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि एक मिक्सचर लेंगे हम, जैसे कैम्फर और सॉल्ट का, कॉमन सॉल्ट और कैम्फर का मिक्सचर में अगर हमने दोनों को सेपरेट करना है तो इनमें से इस प्रकार के मिक्सचर से हम उसके कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं इस मेथड से, जिसमें कि एक का क्या होगा, सब्लिमेशन होगा, तो दूसरा अपने आप ही क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो जैसे हमारे पास एक मिक्सचर है, ये हमने सब्लिमेशन का देखा था हमने पिछले चैप्टर में कि एक हमने क्या ली थी, फनल को उल्टा करके और एक चाइना डिश के ऊपर रख दिया था। यहाँ पे चाइना डिश में हमने ले लिया है, यहाँ पे क्या, ये है कैम्फर और प्लस सॉल्ट। अब यहाँ पर इसे बंद करके कॉटन प्लग से बंद कर दिया है और नीचे से इसे क्या करेंगे, हम गर्म करेंगे। नीचे से इसे अगर हम गर्म करते हैं तो क्या होगा कि सॉल्ट में से जो कैम्फर है, कैम्फर क्या हो जाएगा, वेपोराइज्ड हो जाएगा, भाप में बदल जाएगा, गैसियस स्टेट में बदल के ऊपर उड़ जाएगा और सॉल्ट नीचे रह जाएगा, ठीक है। अब चूंकि यहाँ ऊपर जाते जाते ये ठंडा है, यहाँ इतनी मतलब ऊपर इतना हीट नहीं होगा ये, तो ऊपर जाते हुए ये क्या हो जाता है, फिर से सॉलिड में चेंज होके इसके किनारों से चिपक जाता है कैम्फर। तो इस तरह से हम सब्लिमेशन टेक्निक से जो है वो ऐसे मिक्सचर्स में से उसके कंपोनेंट्स को अलग अलग कर सकते हैं। अगला जो सेपरेशन का मेथड है वो है डिस्टिलेशन मेथड, डिस्टिलेशन मेथड। तो ये मेथड उन सॉल्यूशंस के लिए होता है, उन मिक्सचर्स के लिए होता है जो कि मिसिबल सॉल्यूशन होते हैं। मिसिबल माने एक दूसरे में बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं, जैसे वाटर और एसीटोन का सॉल्यूशन। तो इसमें से अगर हमें वाटर और एसीटोन को अलग अलग करना है तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए उन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होना चाहिए,
ठीक है। और अलग अलग का मतलब है कि उनमें काफ़ी अंतर होना चाहिए। तो अगर उनमें काफ़ी अंतर होता है तो डिस्टिलेशन प्रोसेस कारगर होती है। तो जैसे हमें वाटर एसीटोन को अलग अलग करना है, तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए आप एक फ्लास्क में क्या कर लेते हैं, एसीटोन और वाटर का जो सॉल्यूशन है वो ले लेते हैं। ये इस टाइप का कोई फ्लास्क है, इसमें एक नली लगी हुई है यहाँ से। अब इसे क्या करेंगे, हम यहाँ से जो है वो मतलब एक सेटअप बना लेते हैं, यहाँ पे इसे गर्म कर लेते हैं और ठीक है। और इधर से ये स्टैंड से जो है वो लगा करके इस प्रकार का क्या है, ये एक फ्लास्क हमने ले लिया ऊपर से जो बंद है। इसके ऊपर थर्मामीटर भी लगाएंगे। थर्मोमीटर इसलिए लगाएंगे ताकि हम इसका टेम्परेचर देख सकें कि किस टेम्परेचर पे इसे गर्म करना है। अब यहाँ से इस नली के एक दूसरी नली जो है लगा दी जाती है, इस टाइप की कुछ, ठीक है। और इसके चारों तरफ से ये कूल करने के लिए वाटर, यहाँ पर वाटर से कूल हो रहा है, ठीक है। तो वाटर कूलिंग जो चैम्बर है ये है, और यहाँ से ये जहाँ भी आप इसको यहाँ से जो भी निकलेगा वो यहाँ जमा हो जाएगा इस एक बीकर में, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ एक बना दिया है। तो इसमें क्या होता है कि हम जब इसे गर्म करते हैं, सॉल्यूशन किसको, वाटर और एसीटोन के सॉल्यूशन को गर्म करते हैं, H2O प्लस एसीटोन का सॉल्यूशन है। इसे गर्म करने पर क्या होगा, एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 56 डिग्री सेल्सियस और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। तो एसीटोन पहले क्या हो जाएगा, उबल जाएगा, है ना। तो हम इस को वहीं तक गर्म करेंगे थर्मामीटर में देख करके, इसे सिर्फ 56 डिग्री सेल्सियस तक ही उबाला जाएगा, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि हम इसको बंद कर देंगे, हम इसे उबालते रहेंगे तो क्या होगा, भी टेम्परेचर इसका बढ़ेगा, है ना। लेकिन चूंकि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेल्सियस, तो उतनी देर हमें इसे गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उससे पहले ही एसीटोन क्या हो जाएगा, पूरा भाप में बदल जाएगा, उसका वेपोराइजेशन हो जाएगा। अब यहाँ से इसको यहाँ चला जाएगा ये, और यहाँ पर क्या होता है, ये गैसियस फॉर्म में अब जब यहाँ है तो ये कंडेंसेशन होता है इसका, ठीक है। ये वाटर का जो कूलिंग चैम्बर है यहाँ इसका कंडेंसेशन हो जाता है। कंडेंसेशन यानी कि टेम्परेचर डाउन है इधर, तो कंडेंसेशन होने से ये वेपर फिर से गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है और यहाँ हम इसको कलेक्ट कर देते हैं। तो एसीटोन इधर कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ जो बच जाएगा वो क्या बच जाएगा, आपके पास वाटर बच जाएगा। तो ये है आपके पास डिस्टिलेशन मेथड ऑफ सेपरेशन। अगला जो मेथड ऑफ सेपरेशन है वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, थोड़ा बहुत फर्क है। ये भी तो मिसिबल किसी भी सॉल्यूशन में जो है, मिसिबल सॉल्यूशन में जो दो कंपोनेंट्स होते हैं उनको अलग अलग करने के लिए होता है, ठीक है। तो इसमें आप कहोगे कि भाई फ्रैक्शनल जो डिस्टिलेशन था उसमें भी तो ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर उस प्रकार के कंपोनेंट्स को अलग किया जाता है जिनका बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, ठीक है। अगर एसीटोन और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हम देखें तो बहुत फर्क है, लेकिन अगर माना थोड़ा बहुत फर्क हो, 5-6 डिग्री टेम्परेचर का फर्क हो या 8-10 का फर्क हो, तो क्या होगा, फिर ऐसे नॉर्मल डिस्टिलेशन से वो अलग नहीं हो सकते। तो उसके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज करना पड़ता है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में इसी प्रकार का एक मतलब सब कुछ ऐसा ही होगा, बस एक चीज नई ऐड हो जाती है, वो है यहाँ पे फ्रैक्सिनेटिंग चैम्बर। ये ऐसा ही आपके पास ऐसा ही बीकर रहेगा और ये फ्रैक्सिनेटिंग एक चैम्बर होता है, यहाँ पे इस टाइप का एक फ्रैक्सिनेटिंग चैम्बर होगा, ठीक है। और यहाँ पर इसमें ऐसा ही थर्मामीटर लगा हुआ होगा, ऊपर ऐसे ही थर्मामीटर है। यहाँ पे ये फ्रैक्सिनेटिंग चैम्बर के अंदर जो होते छोटे छोटे ग्लास बॉल्स होते हैं, छोटे छोटे ग्लास बॉल्स होते हैं। उन ग्लास बॉल्स में क्या होता है कि जब ये दोनों जो सॉल्यूशन है, माना एक का जो A+B सॉल्यूशन है 2,
तो क्या होगा कि ए का अगर क्या है टेम्परेचर माना 50 डिग्री सेल्सियस है, बी का है 55 डिग्री सेल्सियस, तो हमें इन दोनों को अलग अलग सेपरेट कैसे करना है। तो अलग अलग करने के लिए इनको हम गर्म करेंगे पहले नॉर्मल 50 डिग्री सेल्सियस तक। जब ये 50 डिग्री पर उबल जाएगा तब ये वेपोराइज होने लगेगा, ठीक है। लेकिन ये थोड़ी देर वेपोराइज होगा, इसके साथ साथ ये भी होने लग जाएगा वेपोराइज। अब ये दोनों ये हो रहा है, ये आगे जाएगा, पीछे से ये भी वेपर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होता है कि जो ये वेपर फॉर्म में चेंज हो रहा है कुछ तो यहाँ चला जाएगा और कुछ के साथ फिर से सॉल्यूशन जो कंपोनेंट बी है वो भी मिक्स हो जाएगा। तो अब जो बी है उसका टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस है, जो बॉइलिंग पॉइंट है, तो वो यहाँ से ग्लास वॉल से टकराता है और फिर से उसका टेम्परेचर कम हो जाता है और यहाँ से वो फिर नीचे लिक्विड फॉर्म में फिर नीचे गिर जाता है और जिसका टेम्परेचर कम है वो यहाँ से वेपर फॉर्म में आगे निकल जाता है। यहाँ पर फिर उसका कंडेंसेशन होता है और यहाँ से उसको सेपरेट कर दिया जाता है। तो ऐसा ही प्रोसेस चलती रहती है जब तक कि दोनों कंपोनेंट्स अलग अलग नहीं हो जाते हैं। इस मेथड से एयर से उसके कंपोनेंट्स को अलग किया जाता है। मेथड है वो है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी मेथड उस प्रकार के मिक्सचर के लिए कारगर होती हैं जहाँ पर कि सारे कंपोनेंट्स एक ही सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जैसे क्रोमेटोग्राफी से हम उनको अलग अलग कर सकते हैं। क्रोमा वर्ड जो होता है वो कलर्स के लिए यूज किया जाता है जनरली, तो जैसे कि किसी भी चीज से कलर्स के कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए। तो यहाँ पर जैसे हमने क्या किया कि एक डाई में जैसे उसके अलग अलग कलर्स को अलग अलग करना है, उसके कंपोनेंट्स कितने हैं। माना एक ब्लैक डाई है, ब्लैक कलर है, इंक है, तो उसमें क्या होगा, ब्लैक डाई जो मैंने हाथ में स्याही पेन पकड़ी है मार्कर, तो इसकी जो ब्लैक जो क्या है इंक है, इसमें बहुत सारे कलर्स होंगे, खाली ब्लैक नहीं होता है बल्कि रेड, ग्रीन, येलो बहुत सारे कलर्स होते हैं। तो ये क्या होगा कि जब हम इनको क्रोमेटोग्राफी मेथड से सेपरेट करेंगे तो ये अलग अलग कंपोनेंट्स अलग अलग हो जाते हैं। इसके लिए एक्टिविटी दे रखी है कि एक बीकर में आपको थोड़ा सा पानी लेना है, मतलब सॉल्वेंट जो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि जिसमें सारे के सारे सॉल्यूट हो, सॉल्युबल हो जाएं, जितने भी उस मिक्सचर में जितनी चीजें हैं सब इसी सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो जाएं। हमें इस प्रकार का सॉल्वेंट चाहिए। तो यहाँ पर वाटर ले लिया है। अगर हमें डाई को अलग अलग कंपोनेंट्स को करना है, डाई के कंपोनेंट्स को अलग अलग करना है, तो डाई जो होती है वाटर में सॉल्युबल होती है। तो डाई को हम क्या करेंगे, फिल्टर पेपर की स्ट्रिप ले लेते हैं, ऐसी फिल्टर पेपर, ये क्रोमेटोग्राफी जो पेपर होता है उसको इस तरह से ले लेते हैं। उसमें यहाँ पर हमने खाली टच करवाना है उसे वाटर की सरफेस तक। यहाँ पर हम हल्का सा जो है वो डाई लगा देंगे, जो है वो इस तरह से। अब क्या करते हैं कि चूंकि जो फिल्टर पेपर होता है वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो धीरे धीरे ही पूरे में वाटर, पूरे में क्या होगा, ऊपर ऊपर की तरफ आएगा। फिल्टर पेपर धीरे धीरे एब्जॉर्ब करके पानी उसमें ऊपर की ओर चढ़ेगा। जैसे जैसे उसमें पानी ऊपर की ओर चढ़ेगा तो ये जो डाई है इसके कंपोनेंट्स अलग अलग होने लगते हैं। अब ये क्या होता है कि ये किस मेथड, किस टेक्निक पे काम कर रहा है, तो उस जो मिक्सचर है उसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं सब उस सॉल्वेंट के साथ, यानी कि माना डाई के जितने भी कलर्स हैं वो वाटर के साथ अलग अलग मूवमेंट करेंगे। भाई कोई बहुत तेजी से मूवमेंट करेगा, कोई बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, कोई धीरे धीरे जाएगा। तो इस तरह से सेपरेट होंगे। तो जो धीरे जाएगा वो सबसे पहले विजिबल हो जाएगा, जो थोड़ा और ऊपर जाएगा वो यहाँ विजिबल होगा, जो थोड़ा और ऊपर जाएगा वो यहाँ विजिबल होगा, और इस तरह से वो धीरे धीरे पूरे पेपर पे जितने भी कलर्स होते हैं डाई के वो विजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्रोमेटोग्राफी टेक्निक होती है। इसमें क्या होगा कि मतलब ये सॉल्वेंट के साथ में उसके कंपोनेंट्स कैसे मूव करते हैं, इस तरह से ही सेपरेशन होता है। इसमें जो है वो ब्लड से अगर ड्रग्स को अलग करना है, ठीक है, माना किसी के ब्लड का जो सैंपल है, भाई जैसे होता है ना खिलाड़ी वगैरह होते हैं उनका जो टेस्ट किया जाता है कि भाई इसने ड्रग्स वगैरह तो नहीं ले ली हैं, तो जो ब्लड टेस्ट उनका होता है
तो अगर ब्लड में से ड्रग्स का सैंपल निकालना होगा तो क्या होगा, इसी प्रकार से ब्लड के ड्रॉप यहाँ पे डाल देंगे और जो ड्रग्स होगा तो क्या होगा, ब्लड तो वहीं रहेगा और ड्रग्स होगा तो ऊपर को स्टेन आ जाएगा, क्योंकि ड्रग्स के पार्टिकल्स ज़्यादा मूव करेंगे, हल्के होंगे और ऊपर को उसका स्टेन आ जाएगा। तो क्रोमेटोग्राफी मेथड यहाँ पे कारगर है। ठीक है, अगला है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन किसी भी मिक्सचर में से एक जो उसका कंपोनेंट होगा उसका क्रिस्टल बना करके उनको सेपरेट कर देना। ठीक है, तो ये क्रिस्टलाइजेशन मेथड होता है। तो जैसे माना आपको पता है कि जब जो सी वाटर होता है, समुद्र का जो पानी होता है वो क्या होता है, बहुत खारा होता है, सॉल्ट होते हैं उसमें। तो उसमें जो आपका जो सफ़ेद नमक होता है सोडियम क्लोराइड, वो हमें वहीं से मिलता है। तो उसको जब सफ़ेद नमक सोडियम क्लोराइड को वहाँ से इवेपोरेट किया जाता है पानी को, तो नमक के क्रिस्टल हमें मिल जाते हैं, लेकिन वो इम्प्योर क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारी मिट्टी होती है, खाली शुद्ध नमक नहीं होता है, बल्कि मिट्टी के साथ में वो क्रिस्टल बन जाते हैं, इम्प्योरिटीज़ बहुत सारी होती हैं। तो उन क्रिस्टल से इम्प्योरिटीज़ कैसे निकाली जाए, है ना, ऐसे ही तो उन्हें खा नहीं सकते हैं। तो जो आपकी फैक्ट्रीज में नमक बनता है, नमक जो है वो शुद्ध होता है, वो इसी तरीके से होता है कि उसको क्या करेंगे कि एक इस प्रकार से जिसका क्रिस्टल हमें बनाना है, जिसे हमने क्रिस्टलाइजेशन मेथड से हमें अलग करना है मिक्सचर को, तो उसे हम एक सॉल्वेंट में घोल देते हैं पहले। ठीक है, तो माना हमें नमक में से इम्प्योरिटीज अलग करनी है तो हम उसे पानी में घोल देंगे। ठीक है, सोडियम क्लोराइड को हम पानी में घोलते हैं, पर वो प्योर सोडियम क्लोराइड नहीं है, बल्कि सोडियम क्लोराइड के साथ इम्प्योरिटीज भी हैं, मिट्टी सैंड वगैरह है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब इसे घोलते हैं तो हम देखेंगे कि मिट्टी सैंड वगैरह जो है वो जो भारी पार्टिकल्स है वो नीचे रह जाएंगे और जो नमक होगा वो पानी में घुल जाता है। नमक मिसिबल है, नमक बिल्कुल ट्रू सोल्यूशन बना देगा वाटर के साथ में। अब हम क्या करते हैं कि एक मेथड होता है, एक धागा होता है। ठीक है, तो इस धागे को लगा करके और यहाँ से क्या करा जाता है, इसको बिल्कुल ठंडा किया जाता है। इस सॉल्यूशन को ठंडा करके जो है वो नमक के धीरे धीरे क्रिस्टल बनाए जाते हैं। जब ये सॉल्यूशन ठंडा होता है तो इसमें जो सोडियम क्लोराइड है वो क्रिस्टल बन करके इस धागे पे चिपक जाते हैं। ठीक है, और इम्प्योरिटीज पूरी इसी सॉल्यूशन में रह जाएगी, पानी में ही रह जाएगी और सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल अलग हो जाते हैं। तो ये एक तरीका है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का शुद्ध करने का। तो जैसे कॉपर सल्फेट है उसमें इम्प्योरिटीज है माना, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि कॉपर सल्फेट क्या बनाता है, वाटर के साथ एक प्योर एक ट्रू सॉल्यूशन बनाता है। ठीक है, पूरा घुल जाता है कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट जब घुलता है पानी के साथ तो इम्प्योरिटीज जो होंगी उसमें विजिबल हो जाएंगी, है ना, जो भी इम्प्योरिटीज होंगी मिट्टी वगैरह तो वो दिख जाएंगी और कॉपर सल्फेट का नीला जो सोल्यूशन है वो अलग रह जाएगा। तो पहले तो उसकी इम्प्योरिटीज को हम छान लेंगे फिल्टर पेपर से। ठीक है, उसके बाद जो सॉल्यूशन बच जाता है उसको गर्म करेंगे और वाटर को इवेपोरेट करेंगे। वाटर को इवेपोरेट करेंगे तो फिर हमारे पास कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन मिल जाएगा हमें कॉपर सल्फेट का। तो उसके बाद इसे हम ठंडा होने के लिए फिल्टर पेपर से हम उस बीकर को कवर कर देते हैं और इसे एक दिन के लिए ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे। तो अगले दिन हम देखते हैं कि कॉपर सल्फेट क्या हो जाता है, क्रिस्टलाइज्ड हो जाता है। कॉपर सल्फेट के हमें क्रिस्टल मिल जाएंगे और शुद्ध होगा वो। ठीक है, इम्प्योरिटीज उसकी आउट हो जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी। तो ये जो तरीका है वो है क्रिस्टलाइजेशन का तरीका। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा है कि किस प्रकार से हम मिक्सचर में को सेपरेट, उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं, किसी मिक्सचर से उसके कंपोनेंट को किस प्रकार से सेपरेट किया जाता है। तो इसमें एक आध थोड़े बहुत छोटे छोटे टॉपिक रह गए हैं, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। थैंक यू।